to common base amplifier using PNP transistor. Common base amplifier using PNP transistor. ओके, तो इसकी डायग्राम जो है आपके सामने है PNP ट्रांजिस्टर, और जहां पे बेस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा PNP. This is PNP transistor. Arrow is showing emitter base junction is forward bias. This is emitter current, this is base current, and this is collector current. Okay, this is emitter current, this is base current, and this is collector current. हमने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है. बैटरी का एमिटर बेस जो वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी बैटरी का पॉजिटिव जो है वो पी के साथ कनेक्ट किया है, नेगेटिव एन के साथ कनेक्ट किया है. कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको हमने रिवर्स बायस बनाया है, जिसमें हमने ये जो हमारी बैटरी जो हमें कलेक्टर बेस वोल्टेज दे रही है इसका नेगेटिव पी के साथ और पॉजिटिव इसका एन के साथ कनेक्ट किया. IC इज द कलेक्टर करंट एंड वी विल गेट द आउटपुट. We will get the output across the load resistance RL. Here we are applying this small input, that is this is small input, ठीक है. और ये small input जो है एम्पलीफाई होके हमें इस फॉर्म में मिलेगी. ये जो नई इनपुट होगी हमारे पास, इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो हायर होगा, ग्रेटर होगा देन द इनपुट. So all the theory is written in your notes, and from here the explanation is totally same. बस इसमें यहाँ ये रहेगा जो हमारी आउटपुट वोल्टेज रहेगी, that is again same, that is VCB minus IC into RL, and this is the input and this is the amplified output. This is input and this is the amplified output. So next is the common emitter amplifier using PNP transistor. Common emitter amplifier using PNP transistor. इसमें भी वही है. इसमें आउटपुट में एक रहता है जो हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज किया था, उसमें जो हमें आउटपुट मिल रही थी, आउटपुट जो थी वो सेम फेज में रहती थी. इनपुट और आउटपुट दोनों का फेज जो रहता था वो सेम रहता था. पर अब जो हमारा ये PNP ट्रांजिस्टर रहेगा जिसमें एमिटर कॉमन रहेगा. अब इसमें नाम से पता चल रहा है कॉमन एमिटर, मतलब इनपुट और आउटपुट सर्किट जो है उसमें एमिटर जो रहेगा इट विल रिमेन कॉमन. सो हमारा ये जो चल रहा है, जो हम अब टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूजिंग PNP ट्रांजिस्टर. इसमें एमिटर जो है, दिस इज ए ट्रांजिस्टर, इसका जो एमिटर है दिस इज कॉमन फॉर इनपुट सर्किट एंड दिस इज कॉमन फॉर आउटपुट सर्किट. ओके, दिस इज द इनपुट वोल्टेज विच इज टू बी एम्पलीफाइड. जिसको हमें एम्पलीफाई करना है वो हमने इनपुट वोल्टेज ले ली, ये वाली, और ये जो इनपुट वोल्टेज है इसको हम ट्रांजिस्टर में अप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पे एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगी विच इज आउट ऑफ फेज, which is out of phase by 90 degree, which is out of phase by 90 degree. Okay, here VEB is the emitter base voltage and VEC is the collector base voltage. हमें emitter base junction को forward bias बनाना है, तो P के साथ हम जोड़ेंगे बैटरी का पॉजिटिव, N के साथ हम जोड़ेंगे बैटरी का नेगेटिव. कलेक्टर बेस जंक्शन जो है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है इसे हमें रिवर्स बायस बनाना है, तो इसलिए हमें जो P टाइप मटेरियल है उसके साथ बैटरी का नेगेटिव और N टाइप मटेरियल के साथ हम बैटरी का पॉजिटिव जोड़ेंगे एंड वी विल ऑब्टेन द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इसके सर्किट डायग्राम के बारे में. अब फेज रिलेशनशिप, पेज नंबर 187 पे फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट voltage. The positive half cycle of AC inputs voltage when comes, it supports the forward biasing of the emitter base circuit. Okay, positive half cycle जो रहेगा इनपुट का वो सपोर्ट करेगा किसको, सपोर्ट करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एमिटर बेस वोल्ट सर्किट. जो एमिटर बेस जंक्शन है उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगा. ओके, मींस
उसकी जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो कम होगी, उसका पोटेंशियल बैरियर कम होगा। स्पोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइसिंग। स्पोर्ट्स द फॉरवर्ड बाइसिंग मींस फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता था, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती थी, पोटेंशियल बैरियर कम होता था, करंट का फ्लो बढ़ता था। ड्यू टू विच एमीटर करंट इंक्रीजेस, जिसके कारण क्या होगा कि एमीटर करंट इंक्रीज होगा। अगर एमीटर करंट इंक्रीज होता है तो हमारे पास इक्वेशन थी IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अगर एमीटर करंट इंक्रीज होता है तो हमें ये बोल सकते हैं कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट इज ओनली ड्यू टू 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जबकि एमीटर करंट इज ड्यू टू 100% एंड कलेक्टर करंट इज ड्यू टू 90% इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। Now the collector current increases, due to which the collector current becomes less positive, which means it becomes negative with respect to its initial value. This indicates that during positive half cycle of AC input signal, output voltage at the collector varies through negative half cycle. जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो वेरी करेगी थ्रू नेगेटिव हाफ। तो इनपुट का हमारा पॉजिटिव हाफ था, तो जो हमारी आउटपुट आ रही है इसका क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हाफ आ रहा है। इनपुट का जब पॉजिटिव हाफ है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव हाफ। मतलब दोनों जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स है दोनों आउट ऑफ फेज है। इनपुट और आउटपुट सिग्नल बोथ आर आउट ऑफ फेज। ओके, सेकंड में है पेज नंबर 188 पे, वन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल वोल्टेज कम्स। अब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट सिग्नल वोल्टेज का, तो उस केस में क्या होगा, इट अपोजेस द फॉरवर्ड बाइसिंग। पॉजिटिव हाफ में सपोर्ट कर रहा था, नेगेटिव हाफ में ये अपोज करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसके कारण अगर हम बोलें तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी और बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, ड्यू टू विच एमीटर करंट डिक्रीजेस, जिसके कारण क्या होगा, एमीटर करंट हमारा डिक्रीज होगा, जिसके कारण कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। This indicates that during negative half cycle of AC input signal voltage, the output signal voltage varies through positive half cycle. Hence, in common emitter amplifier circuit, positive input signal voltage is out of phase by 180 degree. जो हमारी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होगी, मैंने इनिशियली थोड़ा गलत बोल दिया था, मैंने 90 डिग्री बोला था। तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो होंगी वो दोनों आउट ऑफ फेज होगी बाई एन एंगल ऑफ 180 degree. Now, common emitter amplifier using NPN transistor. Next is common emitter amplifier using NPN transistor. तो उसकी सर्किट डायग्राम हमारी ये है। इसमें भी वही है कि एमीटर जो रहेगा, एमीटर दोनों केसेस में, इसमें इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए एमीटर जो है कॉमन रहेगा। अब हमारा ट्रांजिस्टर कैसा है, NPN है। हमने ये एमीटर आ गया, ये बेस आ गया, हमने एमीटर और बेस जो है इसके जिसको हम इनपुट सर्किट बोलते हैं, इसको हमने फॉरवर्ड बायस बनाना है। तो फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए बेस जो पॉजिटिव है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और एमीटर जो नेगेटिव है, एन टाइप है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे। हमें आउटपुट सर्किट जो है उसको हमें रिवर्स बायस बनाना है। आउटपुट सर्किट को हमें रिवर्स बायस बनाना है, तो इसके लिए हम N के साथ बैटरी का पॉजिटिव जोड़ेंगे, P के साथ बैटरी का नेगेटिव जोड़ेंगे, तो हमारा आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस आ जाएगा, इनपुट सर्किट हमारा फॉरवर्ड बायस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को सारे के सारे इनकी एक्सप्लेनेशन जो है इनको आपको प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इनको इजीली कर सकते हैं। पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, तो इनको आप सीरियसली करें। अब मैं इसकी फेज रिलेशनशिप आपसे डिस्कस करता हूं कि इसकी फेज रिलेशनशिप क्या रहेगी। तो फेज रिलेशनशिप में when the positive half cycle of input AC signal comes, it opposes the forward biasing of the emitter base circuit. कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट सिग्नल
comes, it opposes the forward biasing. Forward biasing अपोज करने का मतलब है डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो इंक्रीज होगी और बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण एमिटर करंट डिक्रीज होगा, कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगा और कलेक्टर करंट बिकम्स मोर नेगेटिव. This indicates during positive half cycle of input AC voltage, the output signal voltage varies to negative half cycle out of phase by 180 degree. Similarly, it can be shown that during the negative half cycle of input signal voltage, the output signal voltage varies to positive half cycle, that is out of phase by 180 degree. Conclusion here, in common emitter amplifier, the input signal voltage and output collector voltage are out of phase by 180 degree. तो जब common emitter amplifier रहेगा उसमें input और output voltages जो है these will be out of phase by 180 degree. So all are similar, little bit changes. किसी में support कर रहा है forward biasing को, किसी में oppose कर रहा है, ठीक है. तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से लिख के अगर आप तैयारी करोगे तो these will be easy for you और बहुत आसान रहेंगे आपके लिए. आगे है पैरामीटर्स ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है उसके पैरामीटर्स क्या रहते हैं? पैरामीटर्स ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर. Amplifier. So first of all, first parameter, that is AC current gain, that is alpha AC. That is AC current gain, that is alpha AC. Okay, तो alpha AC हमारे पास क्या आएगा? Change in collector current with change in emitter current at constant collector emitter voltage. Change in collector current with change in emitter current at constant collector emitter voltage. इसको बोलेंगे हम AC current gain, which is denoted by alpha AC. Second is DC current gain, that is alpha DC. The alpha DC is the ratio of collector current to the emitter current. Emitter current और collector current की जो ratio रहेगी उसको बोलेंगे हम alpha DC, DC current gain. Next parameter है वोल्टेज गेन. नेक्स्ट पैरामीटर है वोल्टेज गेन, जिसको हम AV से. These questions are asked in board exams, so 1 marks 1.5 marks के questions आपको ये पूछे जाते हैं कई बार, तो आपने इन questions को properly करना है. ओके, वोल्टेज गेन. ओके, तो it is the ratio of change in output voltage. It is the ratio of change in output voltage to the change in input voltage. Output voltage, change in output voltage to the change in input voltage, उसको बोलेंगे हम वोल्टेज गेन. ओके, अब वोल्टेज गेन को हम देखते हैं. रेजिस्टेंस जो हमारा करंट गेन और वोल्टेज गेन, इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, उस रिलेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा V नॉट जो है इसको हम लिख लेंगे ऐसे, डेल्टा IC. करंट क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस. डेल्टा IC इज इंटू R नॉट, और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है दैट इज डेल्टा IE. एमिटर करंट के कारण होगी तो डेल्टा IE इंटू RI. तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE हमने अभी किया, दैट इज अल्फा AC इंटू R नॉट अपॉन RI. तो अल्फा AC और हम R नॉट अपॉन RI जो है इसको मान लेंगे हम रेजिस्टेंस गेन. तो हमारी वोल्टेज गेन AV जो है दैट विल बी अल्फा AC, दैट इज AC करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन. ओके, तो यहां से हम वोल्टेज गेन और करंट गेन या रेजिस्टेंस गेन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है अभी कि जो हमारी वोल्टेज गेन है दैट इज इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस. वैसे भी वोल्टेज क्या होती है? करंट इनटू रेजिस्टेंस. यहाँ पे हम गेन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन. ओके, नेक्स्ट इज द पावर गेन.
नेक्स्ट इज द पावर गेन। तो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, तो पावर गेन इज द डेफिनेशन क्या होगी पावर गेन की, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट पावर टू द चेंज इन इनपुट पावर, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट पावर टू चेंज इन इनपुट पावर। ओके, power gain change in output power to the change in input power. Okay, now P is equal to VI, तो डेल्टा P नॉट होगा डेल्टा V नॉट इंटू IC और डेल्टा PI होगा डेल्टा VI चेंज इन इनपुट वोल्टेज और इंटू IE। ओके, बट V नॉट क्या होता है IC R नॉट, VI क्या होगा IE RI। आउटपुट में कलेक्टर करंट होगा, इनपुट में एमिटर करंट होगा। ओके, तो इसलिए हमारे पास जब इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हम IERI ले रहे हैं, RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस और V नॉट है, हम IC इंटू R नॉट ले रहे हैं। IC इज द कलेक्टर करंट विच इज एट द आउटपुट एंड R नॉट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ वी विल पुट दीज टू वैल्यूज हियर। तो हेयर इन प्लेस ऑफ V डेल्टा V नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा IC, ये वाली IC इंटू R नॉट आ जाएगा, डेल्टा IC इंटू R नॉट और डेल्टा VI की जगह आ जाएगा हमारे पास डेल्टा I इंटू RI। ओके, तो यहां से हम IC इंटू IC स्क्वायर हो जाएगा, IE इंटू IT IE स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास पावर गेन जो आएगा दैट इज डेल्टा IC स्क्वायर इंटू R नॉट अपॉन डेल्टा IE स्क्वायर इंटू RI। सिंपल मैथमेटिक्स है, हमने वैल्यूज पुट करनी है बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। तो यहां से हमारे पास आ गया डेल्टा IC होल स्क्वायर डेल्टा IE होल स्क्वायर इंटू R नॉट अपॉन RI, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE होता है अल्फा AC, दैट इज AC करंट गेन। ये आएगा हमारा अल्फा AC स्क्वायर। तो पावर गेन इज करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, पावर गेन इज करंट गेन स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। फाइन, तो नेक्स्ट है पेज नंबर 192 पे, derive the relation between current gain of common emitter amplifier and common base amplifier। जो common emitter amplifier है और common base amplifier है, इनकी जो current gain है उनके बीच में आप relation find out कीजिए। ठीक है, तो common emitter amplifier जो है उसकी current gain को हम लेते हैं अल्फा और common base amplifier है उसकी current gain को हम लेते हैं बीटा। So you just write here the current gain of common emitter amplifier, this is alpha, and current gain of common base amplifier, this is taken as beta। तो हमने देखा कि हमारे दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, चाहे whether it is NPN ट्रांजिस्टर और it is PNP ट्रांजिस्टर, इसमें जो एमिटर करंट रहता है that is the sum of base current and collector current। We already studied this, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। वी विल टेक दिस इक्वेशन एज 1। और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में हम क्या करेंगे कि उसमें आउटपुट वोल्टेज क्या आती है, V नॉट इज इक्वल टू VEC ऑलरेडी कर चुके हैं माइनस IC इंटू RL। जो आउटपुट वोल्टेज रहती है VCE माइनस IC इंटू RL, VEC भी लिख सकते हैं, CE भी लिख सकते हैं, ये रहेगी। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है,
फर्स्ट इक्वेशन को आप दोनों तरफ IC से डिवाइड कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन को आप दोनों तरफ IC से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC, IC से IC कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब IC अपॉन IE DC करंट गेन दैट इज अल्फा, IC कॉमन बेस एम्पलीफायर में IC अपॉन IB दैट इज करंट गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है उसकी करंट गेन हम लेते हैं बीटा, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1, फ्रॉम देयर बीटा माइनस अल्फा इज अपॉन अल्फा बीटा, आप एलसीएम ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यू विल गेट द रिजल्ट। तो दिस इज सिंपल। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, तो इस साल ये सिलेबस में आपके कट किया गया है, तो ये टॉपिक आपका मैं इस साल नहीं करवा रहा हूँ, वैसे ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था। तो नेक्स्ट आज हम करेंगे, नेक्स्ट यूनिट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, नेक्स्ट यूनिट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम क्या करेंगे कि हमारी व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेसिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय सम डिवाइसेस। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ओके, पहले उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको सेंड कर रहे हैं, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, मैं यहाँ से प्रोसेस कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक ट्रांसमीटर रहेगा, ओके, इसके अंदर एक मीडियम रहेगा, एक चैनल होगा और एक रिसीवर रहेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर रहेगा जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद सिग्नल जिस मीडियम से प्रोपेगेट करेंगे, ओके, उसके बाद एक चैनल रहेगा, चैनल मीडियम एक ही बात है, चैनल या मीडियम है, जिस मीडियम से सिग्नल प्रोपेगेट करेगा, उसके बाद आप उस सिग्नल को क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इसी को कहते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, जो मैं जैसे आपको टीच कर रहा हूं, तो दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन सोर्स को मैसेज सिग्नल की फॉर्म में, आप जैसे एसएमएस करते हो तो आपने कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो पहले आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, उसका सोर्स होगा, ठीक है, उसके आप उसको मैसेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर आप उसको सेंड करेंगे, तो ट्रांसमीटर उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को। वो सिग्नल कहाँ जाएगा, चैनल में जाएगा, जिस भी चैनल के थ्रू आप सिग्नल एसएमएस को भेजना चाहते हो, एसएमएस मेल के थ्रू भेजना चाहते हो, चाहे आप एसएमएस भेजना चाहते हो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाह रहे हो, तो इस तरह से ये जो सिग्नल्स हैं ये क्या होंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, वो चैनल के अंदर चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ जो रिसीवर है वो सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है, और उस रिसीव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को वो यूज करने के लिए दे देता है। तो हम उस इंफॉर्मेशन को दूसरी तरफ वाला जो भी रहेगा रिसीवर, वो उसको क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। In a communication system that the transmitter and receivers are separated by some distance and channel connects them. Channel may be in the form of wire or cable, or it may be wireless. Transmitter converts the message signal into suitable form for transmission through channel. Due to channel imperfections, noise adds to the transmitted signal and receiver receives the corrupted signal. Receiver reconstructs the original signal for delivering it to the user. अब ये सारे का सारा क्या है कि
ट्रांसमीटर जब हमने कोई इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी उसमें भेजना है तो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है उसके बीच में कुछ गैप रहता है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है। अब उस डिस्टेंस को कनेक्ट कौन करता है? उस डिस्टेंस को कनेक्ट करता है चैनल। चैनल मतलब मीडियम। ओके, जैसे अभी हमारे सिग्नल हम जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी सिग्नल जो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपको मेरी फोटो वीडियो ब्लर नजर आ रही है, कभी आप मुझे नजर नहीं आ रहे। तो दीज आर द नॉइसेस प्रेजेंट इन द, एक तो ये डिस्ट्रक्शन आ गई। उसके बाद चैनल, ये सारा चैनल है, चैनल के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब ट्रांसमीटर जो है वो मैसेज सिग्नल को जिस भी फॉर्म में भेजना है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है और उसको ट्रांसमिट कर देता है। पर जब वो सिग्नल चैनल के अंदर जाता है, जब वो सिग्नल मीडियम के अंदर जाता है, तो उस सिग्नल के अंदर नॉइसेस ऐड हो जाते हैं। ओके, और जिसके कारण जो सिग्नल है उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो रिसीवर जो होता है उस सिग्नल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके, उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करके जो रिसीवर है उस सिग्नल को डिलीवर करता है टू द यूजर। तो ये तो आ गया हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है और ट्रांसड्यूसर क्या होता है और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये चीज भी हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी कि इनके यूज क्या है और व्हाई वी आर यूजिंग ट्रांसड्यूसर। इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर क्या है? इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। दूसरा है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इट इज a device which converts physical variables like pressure and temperature into corresponding electrical signals. It converts physical variables like pressure and temperature into corresponding electrical signals. इनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है डिफाइन सिग्नल, आल्सो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स कितनी तरह के होते हैं और आप इनको बताइए। तो सबसे पहले आता है हमारा एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल जो है it is in the form of continuous wave. Analog signal is in the form of continuous wave. The amplitude of the wave continuous changes with time. In analog signal, the amplitude of the wave continuously changes with time. दूसरा आता है हमारा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल is discrete. It has only two levels. It is either low, that is 0, or either high, that is 1, or some constant value. तो सिग्नल जो रहते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल एंड अनदर सिग्नल इज डिजिटल सिग्नल। तो इन एनालॉग सिग्नल द एम्पलीट्यूड रहता है सिग्नल वेव का, इट कंटिन्यूअसली चेंजेस विद टाइम। और इन डिजिटल सिग्नल द दो ही वैल्यू रहेंगे। इट हैज ओनली टू लेवल्स, दैट इज वन इज लो लेवल जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अदर इज हाई लेवल जिसको हम 1 से या सम कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन जो है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन? सो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस ये रहेगा कि एनालॉग जो कम्युनिकेशन है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी जो रहती है ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन की वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन जो है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी जो है, जो भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। दूसरा आता है हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन जो भी हम ट्रांसमिट करेंगे वो ज्यादा स्पीड और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जाएगी। जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो, आप एक ईमेल करते हो, ओके, तो ईमेल में क्या है, अभी आपने ईमेल को लिखा या आप एसएमएस करते हो या आप व्हाट्सएप करते हो, ओके, तो जो भी आप
मैसेज लिख रहे हैं वो इमीडिएटली दूसरी जगह डिलीवर हो जाता है और उसी एक्यूरेसी के साथ जैसा आपने भेजा है वैसा ही वहां पे रिसीव होता है। तो मींस कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो भी बहुत अच्छी है डिजिटल में, और साथ में स्पीड, इमीडिएटली वो सिग्नल आप यहां से मेल सेंड करते हैं, इमीडिएटली दूसरी तरफ वो मेल रिसीव हो जाती है। मतलब स्पीड भी बहुत अच्छी है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, कैसे कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है और सिग्नल, उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया ट्रांसड्यूसर क्या होता है, विच कन्वर्ट्स द सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जिसमें क्या चेंज होता है, फिजिकल वेरिएबल्स चेंज होते हैं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके बाद आता है हमारे सिग्नल्स दो तरह के रहते हैं, वन इज एनालॉग सिग्नल एंड अदर इज डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल जो रहता है उसमें कंटिन्यूटी में एनालॉग सिग्नल जो रहता है उसमें कंटिन्यूटी में चेंज होती है। क्या चेंज होगा? These signals are in the form of continuous waves and the amplitude of these waves changes continuously. ये waves की फॉर्म में रहेंगे सिग्नल और इन waves का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली सेम रहेगा। ओके, तो कुछ इस तरह के सिग्नल्स जो रहेंगे, इस तरह के सिग्नल्स को हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। ओके, और जो डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं, these signals are the discrete and have only two levels, either zero or high. ठीक है, इसमें दो ही लेवल रहेंगे, या तो जीरो होगा या हाई होगा। तो इस तरह के सिग्नल्स जो रहेंगे, तो डिजिटल सिग्नल्स रहेंगे। तो नॉर्मली हम जो आजकल की डेट में यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्टिंग्विश किया कि एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस रहता है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस ये है कि एनालॉग जो कम्युनिकेशन है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी जो ट्रांसमिटेड सिग्नल की है बहुत ज्यादा नहीं होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल में स्पीड और एक्यूरेसी जो ट्रांसमिटेड सिग्नल की बहुत अच्छी होती है। जो एनालॉग सिग्नल है उसकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी जो रहेगी, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी जो रहेगी वो बहुत कम रहती है, जबकि डिजिटल सिग्नल जो डिजिटल कम्युनिकेशन रहेगा उसमें इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। और जो एनालॉग कम्युनिकेशन रहती है उसमें जो इंफॉर्मेशन, ये जो भी मैसेज है उसकी रिकवरी, उसको रिकवर करना बहुत आसान नहीं होता है, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन रिकवरी जो मैसेज है इट इज वेरी गुड। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम किसी सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेंड करते हैं बाय एनी मीडियम, बाय डिजिटल मीडियम, तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। कई बार मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, आप बोल रहे हैं मुझे आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। कई बार हमारा वीडियो एक दूसरे को, जैसे अभी आप कह रहे थे कि सर वीडियो ब्लर नजर आ रहा है, तो दिस इज नॉइस विच इज प्रेजेंट इन चैनल, विच इज प्रेजेंट इन चैनल, विच इज प्रेजेंट इन मीडियम। तो वो जो नॉइस होगी, उस नॉइस के कारण जो सिग्नल की क्वालिटी है वो वीक होती है। तो नेक्स्ट इज नॉइस इज अनवांटेड सिग्नल। व्हाट इज नॉइस? अगर आपको पूछे कोई व्हाट इज नॉइस, तो नॉइस इज एन अनवांटेड सिग्नल व्हिच डिस्टर्ब्स द ट्रांसमिशन, which disturbs the transmission, and noise may be located inside or outside of the system. Noise जो है वो इसके अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है ट्रांसमीटर क्या होता है। इट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच एनेबल्स द इनपुट सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें
कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है जो एनेबल करता है इनपुट सिग्नल को कहा जाने के लिए थ्रू फॉर द ट्रांसमिशन थ्रू चैनल। नेक्स्ट है रिसीवर। इट इज आल्सो द पार्ट जो रिसीव करेगा। जैसे यहां से मैं कोई इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा हूं तो मेरे यहाँ पे क्या लगा होगा, ट्रांसमीटर होगा, और आपके वहां पे क्या होगा, रिसीवर होगा। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हो, मतलब आपका जो डिवाइस है, आपका इवन इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, तो आपके मोबाइल फोन में एक ट्रांसमीटर भी रहेगा, आपके मोबाइल फोन में एक रिसीवर भी रहेगा। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें कि जो आपके पास जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, अब हम भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है कि अब मेरे पास एक ट्रांसमीटर हो, मेरे ट्रांसमीटर से आप मेरा वीडियो भी देख पा रहे हैं, मेरा ऑडियो भी सुन पा रहे हैं, तो वो मेरा ट्रांसमीटर यहां से मैं जो इनपुट दे रहा हूं वो इनपुट को रिसीव कर रहा है, और आपके पास एक रिसीवर चला हुआ है, रिसीवर लगा हुआ है, जो मैं जो इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा हूं वो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो। ओके, सो ये तो आगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के, जिसमें एक आता है आपका ट्रांसमीटर, दूसरा आता है रिसीवर। नेक्स्ट है अटेन्युएशन। अब जो भी हम सिग्नल यहां से भेज रहे हैं उस सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, उस डिक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ उसको हम कहेंगे अटेन्युएशन। It is the loss of strength due to of the signal while traveling through a medium. It is the loss of strength of the signal while traveling through a medium, and this is called attenuation. Next आता है आपका range. Next आता है आपका range. Range क्या रहती है? Range. It is the distance between source and recipient. मैं यहां से बोल रहा हूं, ठीक है, आप वहां पे रिसीव कर रहे हो, हमारे बीच का डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज। ठीक है, रेंज वो रहती है जहां तक सिग्नल जो है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ भेजा जा सकता है। रेंज मतलब जहां तक सिग्नल अच्छी क्वालिटी का सिग्नल वही होगा जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अच्छी क्वालिटी का सिग्नल वही होगा जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज एम्प्लीफिकेशन, पेज नंबर 199 पे। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। कि अगर कोई सिग्नल वीक है उसे हम एम्पलीफाई करते जाएंगे, उसके बीच रास्ते में हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर्स लगा देंगे। वो एम्पलीफायर क्या करेंगे, जो सिग्नल की अगर स्ट्रेंथ कम होती है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे और सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करके आगे भेजेंगे। तो इसको बोलेंगे हम एम्पलीफिकेशन। हमने एम्पलीफायर्स पढ़े अभी पिछले चैप्टर में, तो वो क्या कर रहे थे, उनका काम यही था जो सिग्नल्स वीक होंगे उनको एम्पलीफाई करके आगे सेंड करना है। उसके बाद है बैंडविड्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अब आप देखें अगर आपके पास केबल टीवी है, अगर आपके पास डिश है, तो जितने भी चैनल्स हैं वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में पे चलते हैं और अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे। अगर वीडियोकॉन D2H का अगर आपके पास रिसीवर होगा, अगर आप उसमें एयरटेल का टीवी चलाना चाहेंगे तो वो नहीं चलेगा। हर एक जो सिस्टम होगा उसकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, वो अपनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ही कैच करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी, नोट करें, खैर आप तो यू आर फ्रॉम न्यू जनरेशन, आपने दूरदर्शन देखा है?
आपके घरों पे एंटीनास लगे होते थे, शायद वो चीज आपने नहीं देखी है। तो एक वर्ड आता है रिपीटर। रिपीटर क्या रहेगा कि रिपीटर को हम रिपीटर क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ एम्पलीफायर। रिपीटर इज वन काइंड ऑफ एम्पलीफायर। रिपीटर इज वन काइंड ऑफ एम्पलीफायर हैविंग रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। इसका काम क्या है? ये यहां से मुझे डेली कोई सिग्नल भेजना है। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है तो हम क्या करेंगे, रास्ते में बीच बीच में एक टावर्स लगा देंगे, जैसे आपके मोबाइल फोन टावर्स हैं। तो इनमें भी क्या लगा रहता है? एक रिसीवर लगा रहता है और एक ट्रांसमीटर लगा रहता है। तो इसको भी हम एक तरह से रिपीटर बोल सकते हैं कि अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ कहीं कम हो रही है तो बीच में हम टावर लगा देंगे, जिसमें रिसीवर भी लगा रहेगा, जिसमें ट्रांसमीटर भी लगा रहेगा। और ये रिपीटर का काम क्या होगा कि जो भी सिग्नल्स हम सेंड कर रहे हैं उन सिग्नल्स को क्या करेगा? ये एम्पलीफाई करेगा। रिपीटर क्या करेगा? उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। और जो सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन रहती है, जो सिग्नल के अंदर नॉइस रहती है, उस नॉइस को क्या करता है? ये रिमूव करता है। ठीक है। अगर हम स्पेस की बात करें तो वहां पे सैटेलाइट्स जो होते हैं, दे वर्क एज रिपीटर्स। इन स्पेस सैटेलाइट्स विल वर्क एज आर वर्किंग एज रिपीटर्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म बैंडविड्थ। अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो मैसेजेस जो रहते हैं वो या तो वॉइस की फॉर्म में होंगे, म्यूजिक की फॉर्म में होंगे, पिक्चर की फॉर्म में होंगे, कंप्यूटर डाटा की फॉर्म में होंगे। इसी तरह के मैसेजेस रहते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है। ईच फ्रीक्वेंसी रेंज हैव लो एंड हाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी उसकी या तो वैल्यू लो होगी या उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हाई वैल्यू रहेगी। लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ जो होगी, बैंडविड्थ विल बी द डिफरेंस ऑफ हाई एंड लो वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ विल बी द डिफरेंस ऑफ हाई वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। और साथ में एक चीज और नोट करने वाली है कि जो बैंडविड्थ रहती है, एनालॉग सिग्नल हो चाहे डिजिटल सिग्नल हो, उन दोनों की बैंडविड्थ बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जो डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं उनकी बैंडविड्थ को हम हाई लेवल्स पे मेंटेन रखते हैं। ठीक है, सो दैट इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल्स। जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स रहते हैं इनमें बैंडविड्थ हम हाई लेवल की रखते हैं ताकि ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल जो है उनको क्या कर सके? एकोमोडेट कर सके। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिग्नल और उनकी बैंडविड्थ कैसी रहती है। तो ये है, अगर हमारा स्पीच सिग्नल है तो उसकी बैंडविड्थ रहेगी 2800 हर्ट्ज। उसके बाद म्यूजिक सिग्नल, उनकी बैंडविड्थ रहेगी 20 किलो हर्ट्ज। उसके बाद वीडियो सिग्नल्स जिनकी बैंडविड्थ रहेगी 4.2 मेगा हर्ट्ज। टीवी सिग्नल्स हैं उनकी बैंडविड्थ रहेगी 6 मेगा हर्ट्ज। ओके, तो अलग अलग तरह के सिग्नल्स हैं, उनकी अलग अलग तरह की बैंडविड्थ रहती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ग्राउंड वेव। व्हाट इज ग्राउंड वेव? तो ऐसी रेडियो वेव्स which follow the surface of earth are known as ground waves. Ground waves are radio waves which follow the surface of earth. ऐसी रेडियो वेव्स जो अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग चलती हैं उनको बोलेंगे हम ग्राउंड वेव्स।
ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। In ground wave propagation, radio waves travels along the surface of Earth and follows the curvature of Earth. और साथ में जैसे जैसे अर्थ गोल होगी तो ये भी अर्थ के कर्वेचर को क्या करेंगे, फॉलो करते हैं। Conductivity and permittivity of Earth's surface decreases the energy of the wave. This decreases the value of energy This decrease in value of energy increases with increase in frequency of the wave. This decrease in value of energy increases with increase in frequency of wave. तो जैसे जैसे वेव जो है वो ट्रेवल करेगी अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है और ये डिक्रीज ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे जैसे वेव की फ्रीक्वेंसी भी जब इंक्रीज होगी तो डिक्रीज ऑफ एनर्जी वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो रेडियो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 2000 किलोहर्ट्ज या 2 मेगाहर्ट्ज 2 मेगाहर्ट्ज वो प्रोपेगेट कर सकती हैं एज ग्राउंड वेव। तो ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज तक होगी या उससे कम होगी वो एज ग्राउंड वेव प्रोपेगेट करती हैं। ये वेव्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी नहीं रहती हैं। जो मैक्सिमम रेंज जो रहती है ग्राउंड वेव्स की वो वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी और जो हम ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन के अंदर जो वेव्स रहती हैं वो ग्राउंड के अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं, पर जब ये मूव करती हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है और ये इंक्रीज ऑफ एनर्जी जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 2 मेगाहर्ट्ज या उससे कम होती है उनको हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, और ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो रहता है, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल्स भेजने हैं तो वहां पे ये वेव्स जो बहुत अधिक सुटेबल नहीं होती हैं और मैक्सिमम रेंज जो रहेगी ग्राउंड वेव्स की वो डिपेंड करेगी जो हम ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा उसकी पावर कितनी है और दूसरा जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उस वेव की एनर्जी भी कम होगी। E is equal to h nu. Nu is the frequency, E is the energy. ओके, अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो उसकी एनर्जी भी कम रहेगी, तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो आगे है why the ground waves are not suited for the long distance transmission। जो ग्राउंड वेव्स हैं वो ज्यादा सुटेबल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, ऐसा क्यों? ग्राउंड वेव ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ और इनकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है क्योंकि अर्थ उस एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है उसके लिए सुटेबल नहीं है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद आप स्पेस, आपने एक वर्ड सुना होगा स्पेस। स्पेस कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें वेव्स जो है वो स्पेस में प्रोपेगेट करती है। ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें वेव्स जो है वो कहां प्रोपेगेट करेंगी, स्पेस में प्रोपेगेट करेंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्पेस वेव प्रोपेगेशन क्या होता है। उसके बाद है स्काई वेव प्रोपेगेशन, ओके, उसके बाद है माइक्रोवेव प्रोपेगेशन। तो पहला है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ओके, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स टेक प्लेस फ्रॉम स्पेस, फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। अब जहां से भी हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। ट्रांसमीटर में क्या होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा, एक तरफ दूसरी तरफ क्या होगा, रिसीविंग एंटीना रहेगा रिसीवर के पास। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है जिनमें वेव्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करती हैं थ्रू स्पेस और जिसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना जो रहेंगे इन्वॉल्व रहेंगे, इस तरह का कम्युनिकेशन स्पेस वेव कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है,
तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो है इसमें दो तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है, एक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, दूसरा रहता है फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, और तीसरा रहता है फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बता रही है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। इसमें एक डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल जा रहे हैं, ट्रांसमीटर से सीधे रिसीवर, ये जो बीच वाली लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सिग्नल इज मूविंग फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। दूसरा रहता है प्रोपेगेशन का मेथड कि सिग्नल यहां से जाएगा, अर्थ पे स्ट्राइक करेगा और वापस रिसीविंग एंटीना तक जाएगा। अर्थ ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा, रिसीवर पे जाएगा। तीसरा रहता है एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की एक लेयर रहती है ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है, सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा, ट्रोपोस्फेयर पे पहुंचेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होगा और कहां आ जाएगा, रिसीवर तक पहुंच जाएगा। तो दिस इज द स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन मोड जो है, इट इज गुड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल्स। ये मोड ऑफ प्रोपेगेशन जो है हाई फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए काफी यूजफुल है और इसको यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें प्रोपेगेशन ऑफ वेव from transmitting antenna to receiving antenna takes place after reflection from ionosphere। एक और लेयर रहती है एटमॉस्फेयर की जिसका नाम है आयनोस्फेयर, और सिग्नल जो है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक पहुंचते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयनोस्फेयर। तो इस तरह का जो प्रोपेगेशन रहता है, इस तरह के प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। अब हमारा जो आयनोस्फेयर रहता है, इसमें दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर को बोलते हैं कैनले हेविसाइड लेयर, दैट इज नोन एज ई लेयर, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाई, एंड दूसरी लेयर रहती है एपल्टन लेयर, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहती है वो कंपैरेटिवली कम रहती है। तो ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक रहेगी, वो रिफ्लेक्ट होती हैं आयनोस्फेयर से, और ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होगी, वो आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं और कभी वापस नहीं आती हैं। तो जो हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशन रहेगा, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्काई वेव प्रोपेगेशन के अंदर क्या होगा, जो हमारी वेव रहेंगी वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयनोस्फेयर। और आयनोस्फेयर जो है उसके अंदर दो लेयर्स रहती हैं। एक ई लेयर होती है जिसको हम कैनले हेविसाइड लेयर बोलते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा रहती है, और एक एपल्टन लेयर रहती है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होती है। ओके, द रेडियो वेव, ऐसी रेडियो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में होगी, वो सारी की सारी वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक आती हैं आयनोस्फेयर से। पर अगर ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है, तो वो आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं और वो वेव्स कभी वापस नहीं आती हैं। तो ये आ गया हमारा दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बहुत यूजफुल है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बहुत यूजफुल है।